प्यारे विद्यार्थियों, मैं BS यादव एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम फोर्थ चैप्टर की बात कर रहे थे जिसकी हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। ये हमारी 3rd क्लास है। अभी तक जो हमने सीखा, अब उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज का हमारा एक टॉपिक होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन है, जिसका नाम है संधारित्र। क्या नाम है बच्चों? संधारित्र। संधारित्र को पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको धारिता से मिलाना चाहूंगा। धारिता जो शब्द हमने देखा था उसे हम दर्शाते थे C से, और ये होता था हमारा Q/V, होता था Q/V। बच्चों, ये धारिता जो है ना, ये एक तरह से कैपेसिटी को दर्शाती है, कैपेसिटी को दर्शाती है, जिसे हम बोलते हैं क्षमता। और ये क्षमता किस चीज की क्षमता तो अलग अलग हो सकती है। तो ये क्षमता किस चीज की क्षमता को दर्शाती है? आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता। ये धारिता जो शब्द है ना, ये किसी भी चालक के बारे में हम बात करें तो उस चालक के द्वारा वो कितने ज्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है, कितने ज्यादा Q के मान में कितनी वृद्धि हो सकती है, कितने आवेश वो ग्रहण कर सकता है, उसी से शब्द से बना है हमारा धारिता। ठीक है, तो ये क्षमता को दर्शाती है धारिता, किसकी को? आवेशों को ग्रहण करने की। ठीक है, तो अब धारिता आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता को दर्शाती है, लेकिन जो संधारित्र है ना बच्चों, ये एक युक्ति है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है, एक डिवाइस है जो करता क्या है? आवेशों का संग्रहण करता है, आवेशों का संचय करता है, संग्रहण करता है। तो संधारित्र आवेशों के संचयन करने की, आवेशों को संग्रहित करने की एक युक्ति है, जिसे हम इंग्लिश में कहें, इसे हम अंग्रेजों की भाषा में कहें तो इसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटर। ये शब्द आपने सुना भी होगा, कैपेसिटर। हमारे डेली लाइफ में ये यूज होता है, कैपेसिटर। आओ आज इसी कैपेसिटर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर के बारे में। तो अब होता क्या है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, ध्यान से समझना मेरी बातों को। जो C है, जो धारिता है, धारिता क्षमता को दर्शाती है, यानी कि संधारित्र की धारिता ज्यादा या कम हो सकती है। तो संधारित्र में हम आवेश को संचय करेंगे, और संचय करेंगे तो उसकी धारिता कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? आवेश ज्यादा स्टोर करने हैं तो उसकी धारिता क्या होनी चाहिए? ज्यादा। यानी कि जब यहां से हम देखें तो C समानुपाती है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो यदि हम ऐसी कोई युक्ति बना लें, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा आवेश दे सकें, ज्यादा से ज्यादा आवेश दे सकें, और आवेश ज्यादा से ज्यादा कब देंगे? जब उसके विभव में क्या कर दें? हमें कमी कर दें, विभव में क्या कर दें? कमी कर दें। तो संधारित्र आवेश संचयन की वह युक्ति है, आवेश संचयन की वह युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आकार में परिवर्तन किए बिना। ये आकार शब्द कहां से आ गया उसकी बात मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा, कि आकार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि आकार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आकार में परिवर्तन करके तो तुम धारिता कितनी ही बढ़ा लो, अरे कितनी ही धारिता बढ़ा लो। एक पेन लिया मैंने, ये चालक है, इस पेन के आकार का, इसको आवेश दोगे, अब इसी के आकार को तुम बढ़ा लो, इसको आवेश दोगे तो ज्यादा आवेश बड़े वाले पे जाएंगे, छोटे वाले पे कम जाएंगे, तो बड़े वाले की धारिता ज्यादा होगी, और बढ़ाकर लो और धारिता ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तुम आकार बढ़ाते चले जाओ, धारिता बढ़ती चली जाएगी। तो हम उन डिवाइसेस का यूज भी तो होना चाहिए। बड़े आकार के कारण तो हमारे जो उपकरण हैं उनके पूरे की आकृति, जब कैपेसिटर ही बड़ा हो जाएगा तो वो उपकरण क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा। तो हमें आकार में परिवर्तन नहीं करना है, आकार कम से कम रखना है, या जितना हमें जरूरत है उतना रखना है। तो संधारित्र आवेश संचयन की वह युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना क्या किया जाए? उसके विभव में कमी कर दें, विभव में
कमी कर दें। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि इसके विभव को क्या कर दें, कम। आकार को तो नहीं बदले, विभव को कर दे कम। जब विभव को कम करोगे तो आवेश की मात्रा, स्टोर करने की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो संधारित्र आवेश संचयन की वह युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना विभव में कमी करके क्या करते हैं, धारिता में वृद्धि की जाती है। धारिता में वृद्धि की जाती है। पहले इस परिभाषा को ध्यान से समझें, मैं बताऊंगा संधारित्र कैसे काम करते हैं, कैसे हम विभव कम करेंगे, कैसे उसके आकार को नहीं बदलेंगे और कैसे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अभी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। पहले इस परिभाषा को, ये परिभाषा जो मैंने एक लाइंस के रूप में लिखी है, इसे समझने की कोशिश करें। संधारित्र है क्या, पहले तो एक डिवाइस है, एक युक्ति है। करती क्या है, आवेशों का संचयन करती है। क्या उसके आकार में परिवर्तन, जी नहीं करना। करना क्या है, उसके विभव में कमी करनी है और विभव में कमी करेंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो एक बार इसे सिस्टमेटिक वे में बोल करके देखें, आपको समझ में आएगा कि आवेशों के संचयन की वह युक्ति जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना विभव में कमी करके धारिता में वृद्धि की जाती है, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। बात यहां तक की समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बोल रहा हूं, आवेश संचयन की वह युक्ति जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना विभव में कमी करके किसमें वृद्धि की जाती है, उसकी धारिता में वृद्धि की जाती है, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब बात करते हैं आगे डिटेल में, थोड़ी सी आगे लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। अब देखो, संधारित्र के अंदर बच्चों समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें होती हैं। वो प्लेटें कैसे भी हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं, सॉरी वर्ताकार भी हो सकती हैं, हो सकता है वर्गाकार हो सकता है आयताकार हो। ठीक है, तो समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें होती है। जैसे मैं कहूं एक टाइप है इसका, मैं थोड़े बाद में इस टाइपों के बारे में बात करूंगा, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें लूं मैं और उन दोनों को मैं समांतर रख दूं इस तरह से। ठीक है, समांतर मैं रख दूं तो समांतर रखूंगा ना, तो इनमें हम इस पर क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। इनको क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। तो इस तरह से जो युक्ति बनती है ना, उसे हम संधारित्र कहते हैं। तो इसमें पहले मैं सिंबल के बारे में बात कर रहा हूं, पहले मैं प्रतीक के बारे में बात कर रहा हूं। इसका प्रतीक हम समांतर दो लाइनों से इस तरह से दर्शाते हैं, जिस पर एक पर धनावेश होता है और एक पर ऋणावेश होता है। दो पैरेलल लाइनों से हम इसे दर्शाते हैं, जिसपे एक पे क्या होता है, धनावेश और एक पे ऋणावेश। कई लोग इसे इस तरह से भी दर्शाते हैं बच्चों, ये वाला धनावेश को दर्शाता है और ये किसको दर्शाता है, ऋणावेश को दर्शाता है। ये धनावेश को दर्शाता है और ये ऋणावेश को दर्शाता है। समझ गए यहां तक की बात? यहां तक की बात क्लियर है। तो हम अब हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मेन पॉइंट है कि ये कार्य कैसे करता है, संधारित्र कार्य कैसे करता है। आओ समझते हैं बच्चों। मैंने एक चालक लिया, ध्यान से समझना, मैंने एक चालक लिया ए। चलो मैं इधर बनाता हूं क्योंकि उधर चला जाएगा फिर ज्यादा। मैंने एक चालक लिया ए। ठीक है, इस चालक को मैंने क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया, क्यू प्लस क्यू, यानी कि इस पर मैं ये मानता हूं कि 5 धनावेश दिए मैंने। ठीक है बच्चों, ये 5 धनावेश इस पर इस तरह से वितरित है समान रूप से, और मैंने इस तरह से इनको आवेशित कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस चालक को किसी दूसरे चालक के, ये पहला प्रोसेस था। अगले प्रोसेस में क्या करता हूं, इस चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लेकर के आता हूं। ये चालक था हमारे पास ए, ये चालक है बी। अनावेशित का मतलब इस पे धनावेश और ऋणावेश दोनों की संख्या क्या है, समान है। इस पर धनावेश और ऋणावेश दोनों की संख्या क्या है, समान है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं, उसमें एक प्रेरण शब्द आया था चालन द्वारा, दूसरा क्या बताया था, प्रेरण द्वारा, एक था घर्षण द्वारा। तो उसमें प्रेरण शब्द को, प्रेरण वाले प्रोसेस को यदि तुम ध्यान करोगे तो वही प्रोसेस दोबारा से यहाँ पे काम आ रहा है। इस पर तो हमारे पास थे कितने आवेश, 5 पॉजिटिव आवेश, 1 2 3 4 5
थे 5, ठीक है। अब इस पर समान धनावेश थे और समान क्या थे, ऋणावेश थे, यानी कि जितने प्लस माइनस थे उतने ही प्लस माइनस यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। यहाँ प्लस माइनस ये लो, ये तो है अनावेशित और ये क्या है बच्चों, आवेशित। जब हम इस आवेशित चालक को इसके समीप लेके आते हैं, किसके समीप, अनावेशित चालक के समीप, समझा मेरी बातों को। जब ये अनावेशित है, क्या इस पर कोई विभव है, जी नहीं, जीरो विभव है, नहीं है। आगे मैं बात करता हूं, तो यहां हमने सीखा था कि प्रेरण द्वारा इसका जो धनावेश है ना, ये धनावेश इसके ऋणावेश को तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, किसको, ऋणावेश को, और धनावेश के क्या लगाएगा, ये धक्का लगाएगा। तो जितने कितने धनावेश है इस पर 5, तो ये 5 ऋणावेशों को तो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, ये लोग भी आकर्षित कर रहे हैं 5 ऋणावेशों को, और जो धनावेश थे उनको दूसरी तरफ प्रतिकर्षित कर देंगे, यानी कि ये धनावेश इधर चले जाएंगे। समझना, बातों को बिल्कुल आसानी से बिल्कुल समझते हुए चलोगे तो पूरी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। पहले एक आवेशित चालक था जिस पर आवेश था हमारे पास, इसको दूसरे अनावेशित चालक के पास लेके आया, तो इसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के कारण से इस जो अनावेशित चालक था उसमें ऋणावेश और धनावेश अलग अलग हो गए बच्चों। अब ये 2 चालक हो गए पास पास। अब इसी चालक को तीसरे स्टेप में पहला दूसरा तीसरा स्टेप इसी में करके दिखा रहा हूं मैं। तीसरे स्टेप में मैं दूसरे वाले चालक की इस सतह को भू संपर्कित करवा दूं, क्या करवा दूं, भू संपर्कित, यानी कि अर्थ से कांटेक्ट कर दूं, तो अर्थ में ये सारे के सारे आवेश चले जाएंगे, ये सारे आवेश कहां चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। अर्थिंग हो जाएगी, यानी कहां चले जाएंगे, ये आवेश अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ ये धनावेश, यहाँ क्या हो गया, ऋणावेश। तो 2 चालक थे, दोनों चालकों पर यहाँ पे आवेश प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस क्यू, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस क्यू, यानी कि दोनों प्लेटों पर परिमाण में तो समान आवेश हैं, लेकिन प्रकृति में क्या है, विपरीत है। परिमाण में समान और प्रकृति में क्या है, विपरीत है। समझ गए क्या, कोई दिक्कत है। अब समझो, अब मेन बात पे आइए, विभव में कमी कैसे हुई, विभव में कमी। और इस चालक पर विभव था ज्यादा, था नहीं, साया नहीं था। कितने धनावेश थे, 5। यदि मैं एक आवेश और देना चाहता इसको, तो मेरे को 5 आवेशों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता, हाँ या ना, समझ रहे हो ना। जब मैं लास्ट पोजीशन पे गया तो इस पर ऋणावेश भी कितने हैं, 5, इस पर धनावेश भी कितने हैं, 5। इस ऋणावेश और इस धनावेश के बीच में जो आकर्षण बल है वो कार्य कर रहा है, यानी कि इस पर अब इन धनावेशों का प्रभाव कम हो गया। ये प्रभाव किस पर लगने लग गया, इन ऋणावेशों को आकर्षित करने में, इन ऋणावेशों को आकर्षित करने में इनका जो प्रभाव है वो कार्य कर रहा है, यानी कि इस पर धनावेश का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। और प्रभाव कम होना यानी कि विभव में क्या आ गई, कमी आ गई। कैसे, यदि अब मैं इसको प्लस क्यू आवेश देना चाहूं तो मैं इसको आसानी से दे सकता हूं, क्योंकि ये अब उतने प्रभावशाली नहीं है जितने पहले थे। अब ये उतने प्रभावशाली नहीं है जितने पहले थे, तो यहाँ पर ये गैस क्या हो गया, इसके विभव में क्या आ गई, कमी आ गई। क्या मैंने इसके आकार या आकृति में कोई परिवर्तन किया, जी नहीं। क्या मैंने इसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन किया, जी बिल्कुल नहीं किया। तो यहां से हमें बात समझ में आई कि संधारित्र कार्य कैसे करता है। तो इसी पॉइंट को, जितनी बात मैंने समझाई, इसी को हम एक नए टॉपिक में लिखते हैं जिसे कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत। क्या लिखते हैं बच्चों, संधारित्र का सिद्धांत। एक बार ये जो बात समझाई है ना, इसे एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इसे रिवाइज करने की कोशिश करें। आया कुछ भेजे में,
एक बार फिर समझा रहा हूं, एक चालक था, आवेशित किया, इसको मैं समीप लेके आया किसी अनावेशित चालक के, जिसके आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण से उसके धनावेश और ऋणावेश पृथक पृथक हो जाएंगे। बाह्य सतह को मैंने भूसंपर्कित करवा दिया जिससे वो आवेश चला गया अर्थ में, तो यहाँ पर इस प्लस को माइनस क्या कर देंगे, आपस में आकर्षित करेंगे, तो इस प्लेट पर विभव में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। इस प्लेट पर विभव में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बच्चों शुरुआत में ये क्या था, चालक कैसा, आवेशित, कैसा, आवेशित। तो इसी को मैं लिखना चाहूंगा सिद्धांत के अंदर, जब किसी आवेशित चालक को ठीक है कहां लेके गए, अन्य भूसंपर्कित चालक के समीप लेकर जाते हैं, तो हुआ क्या, वही प्रोसेस जो मैंने समझाया वही लिख रहा हूं। सिद्धांत में पूछा जाता है संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए या संधारित्र का सिद्धांत लिखिए, तो आपको ये लिखना है, जब किसी आवेशित चालक को अन्य भूसंपर्कित होना जरूरी है, नहीं तो ये आवेश जाएंगे नहीं, ये तो इसी पे विभव में कमी नहीं आएगी। तो ये क्या हुआ, जब किसी आवेशित चालक को अन्य भूसंपर्कित चालक के समीप लेकर के जाते हैं, तो हुआ क्या, इसके विभव में क्या आ गई, कमी आ गई। तो चालक के विभव में कमी आती है, जिससे क्या विभव कम होगा तो चालक की क्या बढ़ेगी, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, V कम हो रहा है तो C क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे चालक की धारिता में वृद्धि होती है। और यही क्या है हमारा संधारित्र का सिद्धांत है, यही क्या है हमारा संधारित्र का सिद्धांत है, दिख तो रहा है ना। यही क्या है बच्चों, हमारा संधारित्र का सिद्धांत है। बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है कि जब किसी आवेशित चालक को अन्य भूसंपर्कित चालक के समीप लेकर जाते हैं तो चालक के विभव में क्या आती है, कमी आती है, जिससे चालक की क्या बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। और जब धारिता बढ़ेगी तो यही हमें चाहिए था, धारिता ही तो बढ़ानी थी। और इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, संधारित्र। कौन कार्य करता है, कैपेसिटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, समझ गए क्या। अब मैं पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल आसानी से भेजे में आ गई होगी कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। आगे बढ़ते हैं बच्चों बिल्कुल आराम से। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के बाद में हम बात करते हैं। हमने दूसरा देखा संधारित्र का सिद्धांत, और नेक्स्ट है हमारे पास संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार बच्चों, वैसे तो प्लेटों की आकृति के आधार पर, जो हमने दो चालक लेके आए ना, उनकी आकृति के आधार पर हम कितने प्रकार के बना सकते हैं। मेनली वैसे होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होता है हमारे पास गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। और तीसरा होता है हमारे पास बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानकर अति हर्ष होगा, जी हाँ आपको जानकर अति हर्ष होगा कि हमारे सिलेबस में केवल 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार हैं, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र। यानी कि हमें बेलनाकार संधारित्र के बारे में स्टडी नहीं करनी। जी हाँ, बेलनाकार संधारित्र के बारे में स्टडी
नहीं करनी। तो हमारे पास केवल दो संधारित्र बचे, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा गोलीय संधारित्र। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र। तो हम स्टार्ट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र से। कौन से? समांतर प्लेट संधारित्र। तो टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। बच्चों, इसमें हमें देखने से ही पता चल रहा है कि दो प्लेट यूज करेंगे और दोनों प्लेट कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर। अब वो प्लेट कैसी भी हो सकती है त्रिभुजाकार हो, एक त्रिभुजाकार के सामने दूसरी त्रिभुजाकार रख दे, लेकिन होनी चाहिए कैसी? समांतर। ये त्रिभुजाकार इस तरह से हैं दोनों, ठीक है। हो सकता है एक गोल वर्ताकार हो, दूसरी भी वर्ताकार हो, ये लो, ठीक है। हो सकता है कि एक आयताकार हो और दूसरी भी क्या हो? आयताकार हो, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, ठीक है, तो ये जितने भी है ना, इन पे डिपेंड करता है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ए का मान। एक ऐसा भी दे रखा हो हमें क्वेश्चन में, कोई बाद में न्यूमेरिकल्स में दे रखा हो तो उसमें यूज करेंगे या जो भी हो, लेकिन मेन पॉइंट इसमें यह है कि इस व्यवस्था में, इस समांतर प्लेट संधारित्र की व्यवस्था में दो समान क्षेत्रफल व समान ज्यामिति ने बोल करके हम क्या बोल सकते हैं? आकार भी बोल सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्रों में प्लेटों की वह व्यवस्था है जिसमें हम दो समान आकार व आकृति की प्लेटों को एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे के क्या रखते हैं? समांतर रखते हैं। क्या रखते हैं? समांतर रखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक है। तो अब यदि मैं इसकी परिभाषा दूं समांतर प्लेट संधारित्र की, यदि मैं समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा दूं तो परिभाषा कुछ इस तरह से होगी कि ऐसी व्यवस्था या ऐसा एलिमेंट जिसमें दो समान ज्यामिति बताया था, दो समान ज्यामिति व आकार की प्लेटें अति अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होती हैं। पढ़े एक बार से ध्यान से। समझे? ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समान ज्यामिति व आकार, हम ज्यामिति व आकार की प्लेटें अति अल्प दूरी पर स्थित कर रहे हैं जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। अब आकार का मतलब ये हुआ ज्यामिति, आकार एक वर्ड भी लिख सकते हैं हम जैसे क्षेत्रफल। उनका क्षेत्रफल, मेन पॉइंट ये है कि उनका क्षेत्रफल समान होना चाहिए। ज्यामिति से हम क्षेत्रफल भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यदि मैंने थोड़ी देर पहले भी तुम्हें समझाया था कि यदि मैं इस तरह से एक आयताकार प्लेट लूं तो इसके समांतर भी मेरे को दूसरी क्या रखनी पड़ेगी? आयताकार प्लेट ही रखनी पड़ेगी। इसके समांतर ही मेरे को दूसरी आयताकार प्लेट ही रखनी पड़ेगी और इनके बीच की दूरी d से दर्शाते हैं और ये क्या होनी चाहिए? अति अल्प होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? अति अल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समान ज्यामिति, क्षेत्रफल व आकार की प्लेटें अति अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होती हैं, क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अब इसके लिए हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करते हैं। करें, ठीक है। आओ ध्यान से समझना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता।
की धारिता। ठीक है, मैंने एक प्लेट ली, कुछ इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इससे मैं डी दूरी पर, कितनी दूरी पर, डी दूरी पर, इससे मैं डी दूरी पर एक दूसरी प्लेट रखता हूं। कितनी दूरी पर रखी बच्चों, डी दूरी पर मैंने एक दूसरी प्लेट रख दी। तो यहां से और यहां के बीच की दूरी है कितनी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, जो ये पृष्ठ है ना, जो प्लेट दिख रही है, इसका क्षेत्रफल आप चाहो ना तो इसे कुछ इस तरह से दर्शा सकते हो, जो मैंने शेडेड पार्ट दिखाया, शेडेड पार्ट मैंने दिखाया, ये एक प्लेट का क्षेत्रफल होगा और ये क्षेत्रफल मैंने दर्शाया ए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र है। यदि मैं इसको Q आवेश से आवेशित करूं, यदि मैं इसको Q आवेश से आवेशित करूं, कौन से Q से, प्लस Q से, ध्यान से समझना, इसको मैं प्लस Q आवेश से संधारित्र को आवेशित करूं, तो अभी हमने संधारित्र के सिद्धांत में समझा था कि इस पर कैसा आवेश आएगा, माइनस का Q। कैसा आएगा, माइनस का Q। ठीक है, इस पे आएगा प्लस का Q और इस पे आएगा माइनस का Q। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब समझो, जब ये प्लस Q आवेश इसके क्षेत्रफल पर वितरित है तो कौन सा आवेश वितरण यूज करेंगे, ये पूरे यूनिट है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, Q आवेश कितने क्षेत्रफल पर, A क्षेत्रफल पर, तो Q आवेश कितने क्षेत्रफल पर, A क्षेत्रफल पर, तो ये कौन सा हो गया, पृष्ठ आवेश वितरण। किससे दर्शाएंगे बच्चों, सिग्मा से, यानी कि सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, Q अपॉन A। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिग्मा आया Q अपॉन A। आगे बढ़ते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन A आया। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ दोनों प्लेटों को, एक प्लेट सोचें, यदि एक प्लेट हो और इस पर मैं Q आवेश दूं, तो Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E का मान कितना होता है, तो आपका गाउस के अनुप्रयोग में आपने सीखा होगा, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, पट्टी का नहीं है ये, प्लेट तो परत की तरह कार्य करेगी, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा। समझ रहे हो ना, तो विद्युत क्षेत्र बनेगा सिग्मा के रूप में E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये तो हो गया भार की तरफ प्लस आवेश के कारण से। ठीक है, अब बताओ माइनस Q आवेश होता तो माइनस Q के कारण से क्या होता, अंदर की ओर, तो इसके कारण से भी कितना होता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ अब आइए वापस इस पे तो प्लस आवेश है, तो बाहर की तरफ अभिलंबवत दिशा में, तो इसके कारण से तो हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस Q आवेश के कारण से। माइनस Q आवेश कारण से भी कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। माइनस Q के कारण से तो अंदर की ओर और प्लस Q के कारण से बाहर की ओर। ये प्लेट प्लस की है, ध्यान से समझना, ये प्लेट प्लस की है तो बाहर की ओर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये माइनस की है, अंदर की ओर इसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। टोटल E कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो टोटल E की वैल्यू बच्चों यहां से आई। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जिसे हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां तक की बातों को ध्यान से समझ लिए होंगे, समझ गए। ये दिया मैंने समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से E बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूं, Q, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। इसे दिया हमने समीकरण 3। हमने विद्युत क्षेत्र E निकाल लिया। क्यों निकाला है अभी समझ में आएगा। विद्युत क्षेत्र E निकाल लिया, पहले यहां तक की बात को ध्यान से समझे, एक बार फिर से सोचे क्या किया मैंने और ध्यान से समझे। समझ गए, बिल्कुल आसानी से। इसके कारण से विद्युत क्षेत्र इधर, इसके कारण भी इधर, टोटल हो गया कितना E, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और E की वैल्यू यहां तक आ गई। अब देखो हमें धारिता C निकालनी है। ये काम मैंने क्यों किया, C निकालनी है, C होता है Q अपॉन V। V का मान मेरे को निकालना है। V वैसे तो मैं निकाल नहीं सकता, V
का विद्युत क्षेत्र ई के साथ कोई ना कोई रिलेशन तो हमने पढ़ा था पहले पिछले वाले चैप्टर में, वो क्या होता है बताइए? ई व वी के मध्य निम्न संबंध होता है। थोड़ा फास्टली करते हैं क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो गई होगी, शायद हमने टारगेट रखा था 20-25 मिनट का, ये 30 मिनट से ऊपर गई। चलो जल्दी करते हैं। ई व वी के संबंध हमने देखा था, v बराबर E इंटू डी आर। डी आर क्या है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? d। समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 से रख दो भी। v बराबर क्या आ जाएगा? q अपॉन a एप्सिलॉन 0 e का मान, और ये क्या हो गया? d हो गया। इसे हमने दिया समीकरण 5 दे दिया। अब हमें c निकालना है, निकाल दो बच्चों। c बराबर क्या होता है? q अपॉन c बराबर q अपॉन v। q का मान, v का मान रख दो समीकरण 5 से, q अपॉन d, और a एप्सिलॉन 0 कहां चला जाएगा? ऊपर। q से q कट गया, आया a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। a एप्सिलॉन 0 अपॉन d, ठीक है। c बराबर आया a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। ये किसकी धारिता ही? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। यहां तक की बातों को समझेंगे, यहां तक की बातों को आप क्लियर करके चलेंगे। a एप्सिलॉन 0 अपॉन d किसकी धारिता है? ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज के लिए इतना ही काफी है। आने वाली क्लास में हम इसकी माध्यम, यदि बीच में माध्यम हो तो उसका प्रभाव देखेंगे, और माध्यम की उपस्थिति के कारण से धारिता में क्या अंतर आएगा वो आप निकाल के भी देखना। c माध्यम व c निर्वात में संबंध निकाल के देखेंगे। c माध्यम व c निर्वात में संबंध, जैसे गोलीय उसके लिए, गोलीय चालक के लिए निकाला था ना, वैसे निकाल के देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।